जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लाए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो ये सभी एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों ये वीडियो केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ का ये 10वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 9 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री एमसीक्यूज के प्लेलिस्ट में सब पड़ा है दोस्तों। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, मतलब कहने का जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम से हमला किया गया था। तो अमेरिका द्वारा जापान पर जब हमला किया गया तो उसके किस शहर में पहली बार परमाणु बम एटम बम से अटैक किया गया था। तो इन चारों ऑप्शंस में से ये सभी चारों ऑप्शंस किसी न किसी सिटी के नाम हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा आपका। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो हिरोशिमा जो सिटी है जापान का, वहाँ पे इसको पहली बार फेंका गया था। दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसी को गिराया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर, जापान के नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था। मतलब दोस्तों जब द्वितीय विश्व हो रहा था, ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को जो अमेरिकी वायुसेना थी वो जापान के हिरोशिमा पर पहले 6 अगस्त को गिराई थी बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। और इसके 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को फिर अमेरिका ने उसके एक और शहर यानी नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था। दोस्तों ये सब फैक्ट हैं, आपको जानना ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इतने बम गिरने के बाद से जो जापान था काफ़ी तहस नहस, काफ़ी वहाँ पर जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, इसको याद रखिएगा नाम को, प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वर्ष 1952 में बनाया। संलयन अभिक्रिया बहुत ही तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और टाइट्रियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ये जो दिख रहे हैं आपको ड्यूटेरियम टाइट्रियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक है। ठीक है, हमने बोला अभी कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, लेकिन जो सन होता है उसमें भी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, ठीक है। बट ऐसे जनरल कि जो मतलब हाइड्रोजन के जो होते हैं समस्थानिक, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के जो नाभिक होते हैं उनका संलयन होता है और अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जस्ट सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। किस प्रकार की अपक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी संलयन प्रक्रिया जो होती है जिसको कहते हैं फ्यूज़न। क्या कहते हैं, फ्यूज़न। तो फ्यूज़न रिएक्शन वो संलयन प्रक्रिया होती है, इससे सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, हानिकारक विकिरण रेडिएशंस पैदा होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो जो लेड होता है पीबी, ठीक है, जो पीबी होता है जिसको हम लेड कहते हैं, इसी की मात्रा क्या होती है, तो चॉकलेट में होती है। और लेड हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है दोस्तों। आप समझ गए होंगे इसको। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें
कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो रोजर बेकन ने पहली बार बारूद का आविष्कार किया था। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बारूद का आविष्कार कब हुआ, इसका निश्चित समय पता नहीं चलता, पर ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्व काल में, ठीक है, यानी बीसी उसको बोलेंगे, ईसा के पूर्व काल में चीनियों को बारूद की जानकारी थी। रोजर बेकन 1214 से 1294, ये इनका दिखा रहा है बर्थडे और डेथ डे। ठीक है, रोजर बेकन के लेखों में बारूद का उल्लेख मिलता है। बेकन ने जिस बारूद का उल्लेख किया है उनमें 41.2% पोटेशियम नाइट्रेट तथा कोयला और गंधक प्रत्येक 29.4% मात्रा में थे, परंतु वर्तमान समय में बारूद के मानक मिश्रण में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, यानी उसको बोलते हैं नाइटर, ठीक है, और 15% चारकोल तथा 10% गंधक यानी सल्फर होता है दोस्तों, जो वर्तमान में जो होते हैं बारूद उसमें। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बारूद एक मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, बारूद जो होता है वो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को, हालांकि हमने देख लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटालुइन जिसको बोलते हैं TNT का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है कि ट्राई नाइट्रोटालुइन जिसको TNT बोलते हैं, TNT का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? ठीक है, जो TNT है वो किसके मिश्रण से बनता है? ठीक है, विस्फोटक उसका। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से जो अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ तैयार होता है उसे एमाटोल कहा जाता है। ये सभी जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ फैक्ट्स के तहत ये सभी आते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, ये सब जितने क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC में, RRB में भी आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप सबको जो भी आप तैयारी करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और बोर्ड्स लोग, ये सबको तैयार करना ज़रूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यूरेनियम 235 को यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं यूरेनियम 235 का परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला के द्वारा इससे ऊर्जा उत्पन्न कराई जाती है। आप समझ सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। समझ रहे हैं इसको। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम 235, ठीक है, होता है। प्रकृति में सामान्य पाए जाने वाले यूरेनियम में सबसे अधिक मात्रा, ठीक है, सबसे अधिक जो मात्रा में होती है वो यूरेनियम 238 होती है। यानी जो नेचर में हमारे आसपास, यानी मतलब जो ऐसे पाई जाती है अधिक मात्रा में, वो कौन होती है? तो वो यूरेनियम 238 होती है। इसका संवर्धन करने पर, ठीक है, इसके जब हम इनरिचमेंट करते हैं, संवर्धन करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा साफ़ किया जाता है, तब हमको क्या प्राप्त होती है? तो यूरेनियम 235 की मात्रा मतलब उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तब उसका यूज किस में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोटक में, ठीक है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है?
ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आजकल बम विस्फोट हर जगह हो रहा है। आपने देखा है कि अभी ट्विंस टावर को बम विस्फोट से गिराया गया, ठीक है, तो ये सब जानना ज़रूरी होता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा के किसके कारण निकलती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, यही कारण होता है इसका। यानी जो द्रव्य होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में उसका चेंजिंग होना, इसी कारण से क्या होता है, जो विस्फोट होता है उसमें भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हैं बात को। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना है। ये एक समीकरण से सिद्ध होता है, वो समीकरण है E=mc², जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। समीकरण E=mc² के अनुसार द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। मतलब अगर द्रव्यमान कम हो रहा है तो समझिए कि वो क्या हो गया, वो कम ना होके वो ऊर्जा में बदल गया है। यानी कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरचना का नियम, कि द्रव्यमान का नहीं तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं उसका नाश कर सकते हैं। कुछ भी होता है तो उसके कम से कम उसके रूप में, उसके प्रकृति में चेंजिंग होता है, वो किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि क्या है कि द्रव्यमान में कमी अगर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तित या फिर ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो बम विस्फोट में यही होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में बदल जाता है और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। समझ गए होंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक का नाम, पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। तो यहाँ पे ट्राइटियम था, तो आप देख सकते हैं इसका हाइड्रोजन का समस्थानिक दोस्तों। यानी समस्थानिक मतलब जिनके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन समस्थानिक हैं, ठीक है। तो इन सब के जो परमाणु संख्या होंगे वो सेम होंगे, लेकिन इनके परमाणु भार डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। और जिनके परमाणु भार सेम होते हैं और परमाणु संख्या डिफरेंट होती है उनको समभारी कहा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम की खोज वर्ष 1920 में वाल्टर रसेल ने किया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो थोरियम पाया जाता है। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं मोनाजाइट में, बालू में थोरियम पाया जाता है, थोरियम। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। यानी इन चारों ऑप्शन में से आपको विषम निकालना था, यानी कहने का मतलब कोई 3 इसमें सेम है, ठीक है, किसी न किसी स्थिति में वो सेम है लेकिन एक उसमें से अलग है, ठीक है, तो उसी को ज्ञात करना था, फाइंड करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ट्रॉम्बे। देखते हैं फैक्ट में, हम समझ लेंगे उसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नरोरा, कल्पक्कम, तारापुर तथा ट्रॉम्बे में विषम ट्रॉम्बे है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉम्बे में कोई भी नाभिकीय संयंत्र नहीं है, जबकि अन्य स्थान नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नरोरा जो है यूपी में, यहाँ पे भी क्या है, नाभिकीय संयंत्र है, यानी परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। कल्पक्का में भी यहाँ पे क्या है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर है। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ भी क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है, लेकिन ट्रॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, ठीक है। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोखरण में किया गया था। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक कस्बा है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पोखरण जो है वह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में, लगभग पश्चिम में जो जिला है राजस्थान का सबसे, वही है जैसलमेर। वहाँ पे एक कस्बा है ये पोखरण। यह भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का एक परीक्षण स्थल भी है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था।
पुनः 11 और 13 मई 1998 को यहाँ 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। नाभिकीय ऊर्जा संयोजन, परमाणुओं के संयोजन से अथवा विखंडन, परमाणु विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में जो होता है वो विखंडन का प्रयोग किया जाता है। मतलब अभी फिलहाल जितने भी नाभिकीय रिएक्टर्स हैं, नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक अलग जो प्रक्रिया है उसका नाम है संलयन। संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें तारों को, संलयन वह प्रक्रिया है जो तारों को ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन पृथ्वी पर प्रयोग अभी शोध का विषय है, ठीक है। समझ रहे इसको ना। जैसे तारा में मान लेते हैं जो सन है, वहाँ पे जो उसको जो एनर्जी मिलती है, वहाँ से एनर्जी कैसे निकलती है, वो होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। समझ रहे इसको। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होता है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित, मतलब जो होता है कि परमाणु रिएक्टर के अंदर जो होता है यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर विखंडित किए जाते हैं। समझ रहे हैं। मतलब जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें नाभिकीय जो विखंडन जो प्रक्रिया होती है, लेकिन वो नियंत्रित होती है। इसको ध्यान में रखना है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है कि अनियंत्रित है, ये भी ध्यान में रखने की बात होती है, ठीक है। तो आपने देखा इसको। चलते हैं नेक्स्ट। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो विमंदक के रूप में किया जाता है। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल जिसको बोलते हैं D2O, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। भारी जल, ये क्वेश्चंस आता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो D2O होता है फार्मूला भारी जल का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ग्रेफाइट। आपने देखा था इसको अभी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या है, ठीक है, तो भारी जल क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। समझ रहे हैं, जो भारी जल होता है वो हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक जो होते हैं उनसे युक्त क्या होता है? वो जल होता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडरेटर से इसको अवमंदित किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। इसके लिए रिएक्टर में मॉडरेटर लगाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर इस अवमंदक से अवमंदित किया जाता है। समझ गए इसको। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी खोज 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पीरे क्यूरी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी, तो हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो सीसा में बदल जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 82, जिसका ये किसका है, तो पीबी, जिसको लेड बोलते हैं, सीसा बोलते हैं, उसी का है 82। परमाणु क्रमांक 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले नाभिक हमेशा अस्थायी होते हैं, अतः यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः लेड सीसा ही बनता है। समझ रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, रेडियो फास्फोरस है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेडियो फास्फोरस 32, ठीक है, का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में या फिर एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? कह रहा है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो धातु होता है उसका जो चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो क्यूरी बिंदु या क्यूरी तापमान से अधिक ऊष्मा देने पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी धातुओं का अपना अपना क्यूरी तापमान है। जैसे लोहा का यहाँ पे है जो फेरस हो, उसका तापमान है क्यूरी तापमान सेल्सियस में 770 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का है 1130 डिग्री सेल्सियस और निकल का है 358 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है यूनिट, इकाई, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो उसको बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट जो होता है वो फर्मी होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या की माप एंगस्ट्रॉन में की जाती है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं ध्यान से देखने के लिए। जो न्यूक्लियर त्रिज्या होता है, ठीक है, जो नाभिक की त्रिज्या होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फर्मी का। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको मापने के लिए करते हैं प्रयोग किसका? तो एंगस्ट्रॉन का। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं यूनिट आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 महीनों में। तो कैसे? इसके लिए कुछ न्यूमेरिक्स हैं, उसको हम देखते हैं ध्यान से। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अर्ध आयु प्लस हाफ जो होता है वो बराबर होता है 4 महीना। ठीक है, शेष बचा पदार्थ 1 - 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए नीचे जो होता है n इंटू टी का आधा। ठीक है, टी का आधा मतलब उसको बोलते हैं अर्ध आयु, समय का बचा हुआ पदार्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर n। ठीक है, तो इसलिए 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 का पावर n। ठीक ना, अब 1/2 का पावर n का बराबर कितना था? 2 था, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, बराबर 1/2 का पावर n। ठीक ना, इसलिए आप देख सकते हैं कि बेस दोनों सेम है, तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना, अतः यहाँ पे 3/4 भाग 6 होने में लगा समय n इंटू टी का हाफ। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो n का मान पुट कर सकते हैं। तो n का मान कितना है? 2 है, और टी हाफ का मान कितना था? वहाँ पे ऊपर 4 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, तो कुल कितना हो जाएगा महीना? 8 महीना लगेगा। ठीक ना, 6 होने में। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो जो एल्युमिनियम होता है वो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं एल्युमिनियम प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, जबकि अन्य रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो नाभिक का गुण है। समझ रहे हैं, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो किसकी होती है प्रॉपर्टीज? वो नाभिक की, न्यूक्लियर की होती है प्रॉपर्टीज। इसको आप बात को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो नाभिक का गुण होता है। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकलते हों, ठीक है, विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। समझ रहे हैं? इसको फिर देखते हैं एक बार से। रेडियो सक्रियता जो होती है वो नाभिक का गुण होता है। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं अपने अंदर से, ठीक ना, विकिरण या विकिरणशील या रेडियोधर्मी वो कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो रेडान होता है वो रेडियोधर्मी अक्रिय गैस होता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्रिय या नोबल गैस 6 होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये सभी क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है? तो नोबल गैस होते हैं। ठीक है, अक्रिय, निष्क्रिय, ये सब बोलते हैं इनको। ठीक है, ये आवर्त सारणी के ग्रुप 18 के मेंबर होते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट ग्रुप होता है। दोस्तों देखिए, इनमें से रेडॉन रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है। इसको ध्यान से याद करने का बात है। देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि से स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा विकिरण जो होते हैं, रेड्स, वो निकलने की जो घटना होती है उसको रेडियोधर्मिता कहते हैं। समझ रहे इसको बात को? चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है? तो इसका उत्तर जाएगा उत्तर ऑप्शन ए। तो नाभिकीय या न्यूक्लियस का अवखंडन या विखंडन हो सकता है, होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे रेडियोधर्मिता परमाणु नाभिक का विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी एमसीक्यूज आपको कैसे लगे? अगर आपने किसी न किसी एमसीक्यूज का आंसर दिए होंगे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका चैनल है। दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी ऐसे ही अच्छी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।